हमारा नेक्स्ट चैप्टर है वो है अन्य देशों पर क्रांतिकारी का प्रभाव। देखिए दोस्तों, फ्रांस की क्रांति जब हुई, जैसे ही अमेरिका की क्रांति हुई, तो फ्रांस पे भी इसका बहुत अधिक असर पड़ा। कैसे पड़ा, इसकी चर्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे ही फ्रांस की क्रांति हुई, बल्कि फ्रांस पर नहीं बल्कि पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार करने के लिए कार्य करते रहे और उनके अपने विजय अभियान के दौरान इटली, जर्मनी आदि अन्य देशों तक पहुंचाया। वहां की जनता क्रांतिकारी का एक अग्रदूत कहकर स्वागत किया गया। इन देशों के नागरिकों की राष्ट्रीयता और संदेश देने का कार्य किया गया। अब देखिए दोस्तों, अन्य देशों पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। फ्रांस की क्रांतिकारी से अन्य देशों पर प्रभाव। देखिए दोस्तों, एक नाम है नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट अब एक पर्सन का नाम है। ये दोस्तों बहुत ही समाज को सुधारने के लिए वहां पे काम किया गया। बहुत सारा इन्होंने काम किया। अब देखिए दोस्तों, इटली में भी इसका बहुत प्रभाव पड़ा। जैसे ही दोस्तों फ्रांस की क्रांति हुई, तो इटली के कई भागों में इसका प्रभाव पड़ा और फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना को एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य को स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने में उन्हें राष्ट्रीयता की भावना जगाई और इटली में भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त किया। जर्मनी के पर प्रभाव देखिए, जर्मनी, पोलैंड, इंग्लैंड, इन सब देशों पर इसका बहुत 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 इम्पैक्ट रहा। बाद में दोस्तों इटली पर भी इसका प्रभाव पड़ा। जर्मनी जर्मनी लगभग उस समय 300 दोस्तों छोटे छोटे राज्यों में विभक्त है। जैसे भारत में 500 लगभग 52 या 53 रियासतों में विभक्त है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों जो जर्मनी था वो लगभग 300 रियासतों यानी राज्यों में विभक्त था। अब इसमें दोस्तों हुआ ये कि नेपोलियन के 38 राज्यों में सीमित हो गया। नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों तक सीमित हो गया, किंतु इस स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना जर्मनी के लोगों को अपनाया और आगे चलकर जर्मनी का भी एकीकरण हो गया। उसके बाद है दोस्तों पोलैंड पर प्रभाव। फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन ने पोलैंड पर भी स्वतंत्रता की लहर फूंकी। बाद में रूस, प्रशा, ऑस्ट्रेलिया पर भी के बीच बटा हुआ था। यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आजादी तो नहीं मिली, लेकिन राष्ट्रीयता का संचार क्रांति की एक लंबी अवधि का प्रयास किया गया और फलस्वरूप विश्व युद्ध के बाद पोलैंड स्वतंत्र राज्य का कायम हो सका। उसके बाद है दोस्तों इंग्लैंड पर प्रभाव। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ। जब इंग्लैंड आगे चलकर उसके पतन का कारण बना और बाद में क्रांति की इतना अधिक असर हुआ कि इंग्लैंड में देखा वहां की जनता साम्यवाद के खिलाफ आवाज उठानी शुरू हुई। इसके फलस्वरूप 1832 ईस्वी में इंग्लैंड के संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ और जिसके बाद जमींदारों की शक्ति को समाप्त कर दिया गया और जनता अपने अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया और भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की विकास हुई और क्रांति के योगदान का बहुत अधिक योगदान रहा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर है क्रांतिकारी का स्वरूप। क्रांति का स्वरूप इंग्लैंड में कैसा स्वरूप था। देखिए दोस्तों, इसको हम लोग इसी चैप्टर में एंड करेंगे, क्योंकि आज इसको लास्ट है, इसको छोड़ करके ही मानेंगे, छोड़ के ही जाएंगे नहीं। फ्रांस की क्रांति में दोस्तों स्वरूप, संबंध कुछ विषय में कहा जा सकता है, बहुत सारे विषय में इसके विषय में कहा जा सकता है। यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी, अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतिकारियों की होती है। किसी भी क्रांतिकारी का स्वरूप निश्चित करने के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि क्रांति के क्या कारण थे। क्रांति समाज में किस वर्गों के लोगों को मुख्य रूप से भाग लिया और उस क्रांति किसी वर्ग के लोगों को का अधिक लाभ हुआ। और कई इतिहासकार ने 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति एक बुआई यानी मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है। उनके अनुसार इस क्रांति का विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को वह दूसरे विशेषाधिकारों के वर्ग की स्थापित करने को जन्म दिया। फ्रांस में मध्यवर्गीय और के पास पूंजी की कमी नहीं थी। यदि ये यदा कदा सरकार से कर्ज देने
का काम भी करते थे, लेकिन सत्ता में उनकी कोई सहभागिता नहीं थी। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, परंतु मध्यम वर्ग असंतोष और इसी वर्ग में जन चेतना का जागृत करना क्रांति का असभ्य भावी बना दिया। जितने लोग दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, सभी मध्यम वर्ग के थे। देखिए, क्रांति का अधिकांश नेता मध्यम वर्ग के थे, जिन्होंने क्रांति का संचालन किया। यह सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई। 4 अगस्त 1789 को नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की स्थापित हुई और अपनाई गई आर्थिक नीतियों को स्पष्ट किया। क्रांति के बुर्जुआ वर्ग हावी हो गया। इस क्रांति के मध्यम वर्ग से लाभ हुआ और साधारण जनता को तो मताधिकार नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली में एक ऐसा कानून बनाकर बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूर संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रांति का नारा स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का प्रयोग पादरियों तथा सामंतवादियों का विशेषाधिकारियों को समाप्त करने के लिए मध्यम वर्ग के लोगों ने विशेष सुविधाएं प्रदान करने के लिए था। 1789 से लेकर 1815 ईस्वी तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा पर मध्यम वर्ग का अधिकार ही रहा। यही कारण है कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज्य स्थापित कर सर्वहारा वर्ग की राजनीति का आर्थिक और अधिकार दिलाने के लिए अस्थायी प्रयास किया। उपरोक्त को देखते हुए इतिहासकारों ने यह तत्परक प्रतीत होती है कि फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्ग, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही विशेष कारण के रूप में क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने किया, सर्वाधिक लाभ इसी वर्ग को हुआ। निष्कर्ष, सन 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति फ्रांस के एक ऐसे युग का सूत्रपात है जिन्हें समानता, बंधुत्व और न्यू मानवाधिकार की रक्षा हुई, साथ ही पूरे यूरोप और देश के सभी विचारों से प्रभावित कर वहां के सुधारों का नए युग को सिलसिला शुरू हुआ। देखिए दोस्तों, मैं बुक को क्यों पढ़ रहा हूँ? आज के समय में दोस्तों बच्चों को एक झुंझुना दे दिया गया है। मैं इसको 2 मिनट के लिए समझा रहा हूँ, बाद में इसको मैं समझाऊंगा। मैं 2 मिनट के लिए आपको बताता हूँ कि आज मैं देखता हूँ कि बच्चे पीडीएफ के चक्कर में पड़े रहते हैं, मास्टर साहब के नोट्स के चक्कर में पड़े रहते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप पीडीएफ और नोट्स के भरोसे मत बैठिए। कम से कम आप किताब पढ़ना शुरू करिए, ताकि किताब में जो वो बातें हैं ना, जो रस है किताब में, उसको वो चीजें आपको जल्दी नोट्स और पीडीएफ में नहीं मिलेगा। वो चीजें आपको बुक में ही मिलेगा। अब जरा देखिए कि क्रांतिकारी का स्वरूप क्या था। इसमें देखिए कितने मस्त तरीके से समझाया है। जो चीजें हमने लगभग अब तक में इन 8 वीडियो में मैंने पढ़ा, 8 या 9 वीडियो में जितने भी पढ़ा, इसको एक साथ समराइज करके इसमें दे दिया गया है कि क्रांतिकारी का स्वरूप क्या था। आपको पता है, जब फ्रांस में, आपको मैं शुरू से अब कहना चाहता हूँ कि इतिहासकार क्या कहना चाहता है। इतिहासकार कहना इसमें ये चाहता है कि क्रांतिकारी का स्वरूप क्या था। स्वरूप ये था दोस्तों कि सबसे पहले राजा की फिजूल खर्ची थी। आप देखिएगा कि जब लुई 14वां बना था तो वो अपने विरोधियों को इस तरीके से कुचलता था कि उसको ठहरने नहीं देता था। लेकिन लुई 16वां जब सत्ता में आया तो ये अयोग्य शासक था, ये योग्य शासक नहीं था। इसकी आर्थिक नीति डामाडोल थी, इसकी राजनीतिक नीति डामाडोल थी, इसके संबंध भी उतने ठीक नहीं थे। ये अपने जनता के प्रति उत्तरदायित्व नहीं था। इसको फर्क नहीं पड़ता था कि क्या है नहीं है। ये अपने शीश महल में जितने अधिकारी चाहिए थे, जितने लोग चाहिए थे, ये उससे अधिक 15,000 रखे थे। उसके बाद दोस्तों, एक तो ये कारण था, उसके बाद सामाजिक कारण था कि जो प्रथम वर्ग और द्वितीय वर्ग के लोग थे, उसको टैक्स देने के लिए कोई बाधित नहीं था। लेकिन जो तृतीय वर्ग के लोग थे, इसके पास पैसा था, लेकिन इसको सत्ता में आने के लिए राजनीतिक भागीदारी नहीं थी, इसमें असमानता थी। और ये टैक्स भी देते थे, ये भी चाहते थे अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमें भी राजनीतिक भागीदारी मिले, लेकिन इसको ऐसा नसीब नहीं था, इसको ऐसा प्राधिकरण नहीं था वहां पे। उसके बाद आप देखेंगे कि जब इसकी सत्ता कमजोर, जब देखा गया कि आर्थिक रूप से ये बहुत कमजोर होता चला गया, और जब वहां से, और इसका असर दोस्तों अमेरिका की क्रांति
का भी यहाँ पे असर पड़ा। कैसे? क्योंकि दोस्तों जब यहाँ के सैनिक थे, जब वो सैनिक अमेरिका गए थे युद्ध लड़ने के लिए, अमेरिकी लोगों का साथ देने के लिए, ताकि वो अमेरिका जो है कि वो आज़ाद हो जाए, तो जो सैनिक वापस लौटे, वो चाहते थे कि हमारे देश में भी उस तरीके का आंदोलन हो, उस तरीके के क्रांतिकारी हो और उस तरीके का शासन स्थापित हो। बाद में चल के दोस्तों अगर आप देखेंगे तो सैनिक ने भी राजा के खिलाफ जो है कि आंदोलन पर उतर गया। इसका एक कारण था। दूसरी कारण ये था कि सैनिकों को बहुत अधिक काम कराया जाता था और मजदूरी जो होता था, जो उसकी जो पेंशन होती थी वो कम दिया जाता था। तीसरी बात है दोस्तों कि एक तो सामाजिक असमानता था, धार्मिक असमानता था, फ्रांस का असर पड़ा, इंग्लैंड का असर, सॉरी, अमेरिका का असर पड़ा और फिर इंग्लैंड का असर पड़ा। उसके बाद दोस्तों जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, किसान वर्ग थे, जो वकील डॉक्टर थे, इन्होंने दोस्तों जब देखा कि राजा पूर्ण रूप से कमजोर हो गया है, तो इन्होंने राजा के नब्ज को पकड़ा। इन लोगों ने क्या किया कि राजा को गद्दी से हटा करके इनका पावर कम कर दिया और नेशनल असेंबली में जो तृतीय वर्ग के लोग थे ये शासन करना शुरू किया। लेकिन हकीकत तो ये है दोस्तों, जब ये शासन करना शुरू किया तो भुखमरी आ गई। भुखमरी आने के बाद दोस्तों फिर रॉबिन्सन जैसे एक महान क्रांतिकारी आए। रॉबिन्सन ने इस तरीके से आतंक मचाया, इस तरीके से आतंक मचाया कि बाद में चल के इन्होंने राजा का पद खत्म किया। राजा का पद खत्म करने के बाद इन्होंने जो न्याय देने का तरीका था वो बहुत ही अग्रेसिव ली इन्होंने अपनाया। इसका दोस्तों ये एग्रेसिव तब हो गया जब वहां पे भुखमरी आ गया फ्रांस में। बाद में चल के ये इतने अग्रेसिव हो गए। ये तो काम बहुत अच्छे करते थे कि इन्होंने 21 वर्ष के लोगों को वोट देने का अधिकार दे दिया गया। यहाँ के जो राजा थे, राजा रानी को फांसी दे दिया गया। बाद में चल के इन्होंने बाद में चल के इन्होंने काम तो बहुत अच्छा किया, लेकिन बाद में जो वहाँ के जो प्रजा थे वो डरने लगा कि भाई ये क्या कर रहा है। भाई आप शासन कर रहे थे, उसका मतलब ये थोड़ी आप किसी को भी मार दीजिएगा। इसको लगता था कि एक ऐसा शासन स्थापित हो। बाद में चल के दोस्तों इसको भी फांसी दे दिया गया, रॉबिन्सन को। फिर बाद में नेपोलियन बोनापार्ट आए, उन्होंने भी दोस्तों अच्छे खासे एकीकरण किया, उन्होंने भी अच्छे खासे प्रभाव डाले, इनके परिणाम भी अच्छे खासे निकले। उसके बाद परिणाम आने के बाद नेपोलियन ने भी कई देशों पर अपना प्रभाव छोड़ा, जैसे जर्मनी, पोलैंड, इटली। इन पर प्रभाव छोड़ने के बाद इनकी जो एक रूपरेखा है वो बहुत ही भयानक है। तो दोस्तों अब चैप्टर हो गया समाप्त। आपको अगर इसमें किसी प्रकार का कोई प्रश्न है तो आप हमसे जरूर पूछिएगा, और मैं आशा करूंगा कि इसका प्रश्न उत्तर जो है कि मैं कम से कम 4 इकाई खत्म हो जाए तब जाके मैं प्रश्न उत्तर को कराऊं। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप जरूर हमसे सवाल पूछिएगा, मैं उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा या वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी बात, धन्यवाद।